हेलो बिल्कुल, मेरा नाम है सत्यम और आज की वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो इंडक्टर के बारे में देखने वाले हैं कि इंडक्टर कैसे काम करता है, इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कब जनरेट होता है, ठीक है, इसमें एनर्जी क्या होती है, वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडक्टर है क्या, ठीक है। तो इंडक्टर जो हमारा होता है वो एक कॉपर का मटेरियल होता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक ये रॉड लेता हूँ, ठीक है, इस रॉड को मैं क्या करता हूँ, मैं फोल्ड करता हूँ। ये जो कॉपर का मेरा रॉड है इसे मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह से इसे फोल्ड कर देता हूँ। तो जब मैं इसे इस तरह से जब मैं फोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरह से जब इसे रोल करने के बाद ये हमारा क्या बनता है, इंडक्टर। इंडक्टर को और हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, इंडक्टर को हम लोग कॉइल बोलते हैं, चोक बोल सकते हैं हम लोग इंडक्टर को, ठीक है। और अगर इंडक्टर को अगर हम बात करें तो इसे हम लोग रिएक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसे दो तीन नाम से जानते हैं, कॉइल बोलते हैं, चौक बोलते हैं और रिएक्टर के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं एक इंडक्टर को, ठीक है। अब अगर मैं इंडक्टर को डिफाइन करता हूँ तो इंडक्टर को कैसे डिफाइन करूंगा, तो इंडक्टर इज अ पैसिव एलिमेंट, ठीक है, दैट कैन बी स्टोर द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इंडक्टर जो आपका होता है वो कैसा एलिमेंट है, एक पैसिव एलिमेंट है जिसका कि बेसिक काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हो रहा है कि इंडक्टर में, ठीक है, जब इंडक्टर में आप पावर सप्लाई ऐड करोगे, ठीक है, मैं देखो इस तरह से फिर से बनाता हूँ। जब इंडक्टर में आप क्या करते हो, पावर सप्लाई को ऐड करते हो, ठीक है, एक पावर ऐड करते हो, ठीक है। तो अभी मैं डीसी ले रहा हूँ फिलहाल, बट कोई बात नहीं है, चलो मैं एसी ले लेता हूँ, ठीक है। जब मैं एक एसी सिग्नल यहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो इंडक्टर में होता क्या है कि जब आप पावर सप्लाई ऐड करते हो, ठीक है, तो पावर सप्लाई ऐड करने के बाद इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। और जब ये करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, ठीक है, जब ये करंट फ्लो स्टार्ट होना इसमें करता है तो इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने के कारण क्या होगा, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, सबसे पहले क्या होगा, आप एक पोटेंशियल अप्लाई करोगे, पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद एक करंट का फ्लो इसमें स्टार्ट होता है। किसी भी सर्किट में जब आप वोल्टेज जब पावर सप्लाई दे रहे हो तो उसके बाद क्या होता है, उसमें करंट फ्लो स्टार्ट होता है। तो जब करंट फ्लो स्टार्ट होगा जिसके कारण क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करता है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने के बाद इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग कैपेसिटर के टर्म से बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी क्रिएट हो रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो उसी तरह से जो इंडक्टर होता है इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जब आप ट्रांसफॉर्मर को स्टडी करते हो, ठीक है, जब आप ट्रांसफॉर्मर को स्टडी करते हो तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि ये सपोज करो मैं एक ब्लॉक ले रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर ये मेरा एक और ब्लॉक है, ये मेरा एक तरह से इसमें मैं कोर ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा एक तरह से कोर मैं एज्यूम कर रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है जब मैं इसमें पावर सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें जब मैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स लगा रहा हूँ, ये मेरा मान लो कि ये मेरा प्राइमरी वोल्टेज है, ठीक है, और यहाँ से जो मेरा कॉइल निकल रहा है, ठीक है, तो कॉइल जो यहाँ से मेरा सेकेंडरी वोल्टेज है, ठीक है। तो जब प्राइमरी में हम जब पावर सप्लाई ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो करंट जनरेट होने, करंट अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि इसमें आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है जो इस तरह से रोटेट करता है। और इसी फ्लक्स को बढ़ने के कारण जब फ्लक्स इंक्रीज करते जाएगा तो फिर क्या होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। बट मैं ट्रांसफॉर्मर में नहीं जा रहा हूँ, तो बेसिक ये है हमारा क्या कि जब करंट के सप्लाई होने के कारण क्या होता है, इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है जिसके कारण इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा एक इंडक्टर है, ठीक है। अब अगर इंडक्टर के बारे में और अगर हम बात, ठीक है, इंडक्टर के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो क्या होता है, हमारा करंट होता है। तो करंट होता है, तो हम इंडक्टर को अगर इस तरह से अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो जब यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम और इंडक्टर को अगर मैं डिफाइन कर सकता हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इंडक्टर इज एन एलिमेंट दैट कैन अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है। तो जब रेट ऑफ चेंज को ये अपोज कर रहा है, ठीक है, करंट को, तो हम ये बोल सकते हैं कि डी आई ऑफ टी बाई डी टी, ठीक है, ये क्या करेगा, इस टर्म को अपोज करेगा। तो अगर इसकी वैल्यू एल है तो एल है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, रेट ऑफ चेंज को अपोज कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं और इसके बारे में बात करता हूँ तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि द इंडक्टर में जो होता है वो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, हो सकता है। तो जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को हटाऊंगा तो यहाँ से ये आ जाएगा, इक्वल टू देने के बाद मैं एल ले सकता हूँ डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, वोल्टेज होता है,
एक इंडक्टर में अगर मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करता हूँ, एल डी आई बाई डी टी करता हूँ। बट टी के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा इंडक्टर होता है ये डीसी में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्यों शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जब इंडक्टर होता है, इंडक्टर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है आपका। इंडक्टर की यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। तो हेनरी होती है, जब मैं इसे एक इंडक्टेंस में चेंज करता हूँ यानी ओम की यूनिट में जब मैं चेंज करता हूँ तो एक्सएल मैं लेता हूँ। एक्सएल इज इक्वल टू जो हमारा होता है वो एल होता है, ठीक है। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ लैप्लास लेने के कारण तो एक्सएल इज इक्वल टू एल एस हो जाएगा। अगर एस को मैं एस इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस तो मैं रिप्लेस क्या करूंगा, एक्स एल को मैं क्या रिप्लेस करूंगा, सॉरी एस को, एस की जगह पे मैं जे ओमेगा से रिप्लेस करूंगा। क्योंकि सिग्मा का जो यहाँ पे वैल्यू होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, यानी रियल एक्सेस में आपकी वैल्यू नहीं होती है। एक्सेस कहने का मतलब क्या हुआ, ये हमारा रियल है, ये हमारा क्या हुआ, इमेजिनरी एक्सेस हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, इमेजिनरी एक्सेस हुआ। तो उसी तरह से जब मैं इसे रिप्लेस करूंगा तो मैं एल जे ओमेगा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हमारा डीसी होता है, डीसी में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। यानी यहाँ पे ओमेगा जो है ये क्या है आपका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो जब आप इसे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें पता है कि डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जीरो होती है, तो जब आप यहाँ पे ओमेगा की जगह पे जीरो पुट करोगे तो एल इंटू जीरो यानी एक्सएल ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया, यानी एक्सएल की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है। तो जो इंडक्टर जो भी आपका था, ठीक है, वो रिप्लेस किससे हो जाएगा, आपका एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि डीसी में जो हमारा होता है इंडक्टर वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। इंडक्टर जो होता है हमारा वो डीसी सिग्नल में एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, ठीक है। तो अब देखो जब मैं इसे यहाँ तक वोल्टेज ले आया, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बात की, बट ये मैं बात आगे करता, लेकिन अब मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि क्यों डीसी में हमारा जो इंडक्टर होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब देखो इस वाले टर्म को जो मैं वोल्टेज यहाँ से लेकर के आया, v ऑफ t इज इक्वल टू एल डी आई ऑफ टी बाई डी टी, ठीक है। अब देखो इसे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर देता हूं तो इंटीग्रेट करने के बाद वोल्टेज v ऑफ t dt रहेगा मेरा, ठीक है। एल यहां से अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो इंटीग्रेशन अब क्या बचा आपका आई डी, सॉरी, ठीक है। तो यहां से जब आप इंटीग्रेट किए तो आपको क्या मिला, v ऑफ t का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी। अब देखो मैं वोल्टेज को इसी के टर्म में रखता हूं, v ऑफ t dt, मैं l को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन में रहा। यहाँ पे डी आई ऑफ टी का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई ऑफ टी। यानी आपको ये भी पता यहाँ से चला कि जो हमारा करंट होता है, ठीक है, जो हमारा करंट होता है आई ऑफ टी, उसकी वैल्यू क्या होती है, वी ऑफ टी डी टी, ठीक है, हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी ऑफ टी डी टी, ठीक है। ये आपका क्या होता है, करंट। मैं यहाँ से क्या निकाल लिया, करंट निकाल लिया। मैंने वोल्टेज भी कैलकुलेट किया, करंट भी कैलकुलेट कर दिया। अब मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ, इसकी एनर्जी। अगर मुझे एनर्जी को कैलकुलेट करना है, ठीक है, देखो यहाँ से अगर मुझे एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो मैं पहले पावर देखता हूँ। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है कि पावर इज इक्वल टू, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या हमारा पावर का जो हमारा डेफिनेशन भी होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब ये हमारा पी ऑफ टी का ये इंस्टेंटेनियस पावर। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसे को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो डी ओमेगा ऑफ टी, इसे मैं टाइम के रिस्पेक्ट में ले लेता हूँ क्योंकि सारा का सारा मेरा क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, डी ओमेगा ऑफ टी इज इक्वल टू पी ऑफ टी डी टी। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूँ, तो ये मेरा ओमेगा ऑफ टी हो गया इज इक्वल टू, ये मेरा क्या होगा, पावर हो गया, ठीक है, पी ऑफ टी डी टी। अब देखो यहाँ से मुझे पता होता है कि जो हमारा पावर होता है, पी ऑफ टी क्या इंस्टेंटेनियस पावर है, तो पावर का क्या होता है फॉर्मूला, वी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो इस पावर की जगह पे मैं इसे पुट करता हूँ, तो ओमेगा ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी डी टी, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि मैं v ऑफ t की वैल्यू यहाँ से लेता हूँ, ठीक है, देखो ये वैल्यू, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ओमेगा ऑफ t इज इक्वल टू v ऑफ t मेरा क्या है, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई ऑफ टी बाई डी टी, ठीक है, इंटू ये मेरा आई ऑफ टी है,
और dt है, ठीक है। अब देखो अगर मैं dt से dt को कैंसिल कर दे रहा हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो W ऑफ टी यानी एनर्जी इज इक्वल टू, ये मेरा L था, मैं L को क्या किया बाहर ले लिया, क्यों? क्योंकि L मेरा कांस्टेंट, L मेरा क्या है कांस्टेंट है। तो देखो di ऑफ टी जो मैं लिया, अब यहाँ से क्या आपका बचा di ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी। इस पूरे का जो इसका अगर मैं वैल्यू लेता हूँ पूरी, तो मेरा क्या हुआ आई ऑफ टी, देखो यहाँ से W ऑफ टी इज इक्वल टू हाफ L, ठीक है, आई ऑफ टी डी ऑफ टी, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं इस साइड आ जा रहा हूँ, ठीक है, ये देखो है ना। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं W ऑफ टी की अगर वैल्यू लेता हूँ एनर्जी, तो मेरे पास क्या है L इंटू आई ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या होता है आई स्क्वायर ऑफ टी बाई 2, ठीक है। तो देखो जो यहाँ से आपको एनर्जी मिली वो क्या मिली हाफ इंटू एल आई स्क्वायर। आपको ये पता है कि एनर्जी भी जो हमारी होती है वो क्या होती है हाफ इंटू एल आई स्क्वायर, ठीक है। तो इंडक्टर में हम लोग इस तरह से करके एक एक पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको शुरू से लेकर एंड तक बताया जो पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इंडक्टर का वो क्या होता है, ठीक है। तो अब जो मैं अगली वीडियो लाऊंगा, ठीक है, जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं सीरीज और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करो, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लाता रहता हूँ, ठीक है। और स्पेशली मैं चैनल पे केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक्स की ही वीडियो में अपडेट करता हूँ। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.